इस हफ्ते मार्केट पूरे 5 दिन खुले रहने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते कोई भी छुट्टी नहीं है। इसका मतलब ये है कि बिना किसी ब्रेक के लगातार ट्रेडिंग होगी और हर दिन के ग्लोबल और डोमेस्टिक ट्रिगर्स का असर सीधा बाजार पर दिख सकता है। पिछले हफ्ते बाजार में बुल्स और बेयर्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। हफ्ते की शुरुआत में गिरावट थी, लेकिन आखिरी 2 दिनों में अच्छी रिकवरी आई और निफ्टी 26,000 के ऊपर बंद हुआ, जिससे बुल्स को थोड़ी राहत जरूर मिली। हालांकि हफ्ता हल्का सा बेयर्स के पक्ष में रहा। शुक्रवार को भारतीय बाजार बंद होने के बाद यूएस मार्केट में तेज गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स करीब 0.5% नीचे रहा और नैस्डैक में लगभग 400 पॉइंट की बड़ी गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण एआई सेक्टर को लेकर बढ़ती चिंताएं और ब्रॉडकॉम का तेज टूटना रहा। ब्रॉडकॉम ने अच्छे नतीजे जरूर दिए, लेकिन आगे को लेकर जो चेतावनी दी उससे स्टॉक करीब 11.5% टूट गया। इसका असर पूरे एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर पड़ा और ज्यादातर एआई से जुड़ी कंपनियों में बिकवाली देखने को मिली। इसका असर गिफ्ट निफ्टी पर भी दिखा, जहां 26,000 के नीचे तो नहीं गया, लेकिन करीब 100 पॉइंट की अतिरिक्त कमजोरी देखने को मिली। इससे संकेत मिलते हैं कि हफ्ते की शुरुआत में बेयर्स थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इन्फ्लेशन का पिछला डेटा काफी राहत देने वाला रहा, क्योंकि आंकड़ा 1% से नीचे 0.71 पर आया। हालांकि इस हफ्ते यूएस इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, जो 18 दिसंबर को जारी होगा और ये ग्लोबल मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है। यूएस इन्फ्लेशन डेटा इसलिए भी ज्यादा अहम है, क्योंकि लंबे समय बाद लगभग 2 महीने के गैप के बाद ये डेटा आ रहा है। ऐसे में यूएस मार्केट में तेज वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जिसका असर सीधे तौर पर भारतीय बाजार पर भी पड़ेगा। भारत में इस हफ्ते WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा, जो पिछली बार नेगेटिव रहा था। इसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के आंकड़े भी आएंगे, जिससे इकोनॉमी की ग्राउंड रियलिटी साफ होगी। सेंट्रल बैंक्स पर इस हफ्ते बाजार की खास नजर रहेगी, जिसमें बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी शामिल है। इनमें सबसे ज्यादा फोकस बैंक ऑफ जापान पर रहेगा। मार्केट में चर्चा है कि बैंक ऑफ जापान अपनी अगली मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। अगर ऐसा होता है तो येन कैरी ट्रेड में अनवाइंडिंग शुरू हो सकती है, जिससे ग्लोबल मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जापान में इन्फ्लेशन करीब 3% के आसपास पहुंच चुका है, जबकि इंटरेस्ट रेट्स अभी भी काफी नीचे हैं। ऐसे में अगर 25 बेसिस पॉइंट्स की भी रेट हाइक होती है, तो इसका असर दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिल सकता है। ट्रेड डील को लेकर उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं, हालांकि फुल फ्लेजेड ट्रेड डील में समय लग सकता है। फिलहाल बाजार को उम्मीद है कि कम से कम फर्स्ट फेज पर कोई पॉजिटिव अपडेट मिल जाए, जिससे सेंटिमेंट को सपोर्ट मिले। मेक्सिको ने एशियन कंट्रीज पर, जिसमें इंडिया भी शामिल है, 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 1 जनवरी से लागू हो सकता है। हालांकि खबर है कि इंडिया इस मुद्दे पर मेक्सिको से बातचीत कर रहा है। रुपये में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है और ये काफी डेप्रिशिएट हो चुका है। अब बाजार की नजर आरबीआई पर रहेगी कि क्या वो रुपये को लेकर कोई खास कदम उठाता है या फिर इसे मार्केट फोर्सेस पर ही छोड़ देता है। बजट अभी फरवरी में है, लेकिन प्री बजट मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं। इन बैठकों से जुड़ी खबरें और रिपोर्ट्स धीरे धीरे सामने आएंगी, जो अलग अलग सेक्टर्स के लिए दिशा तय कर सकती हैं। FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं, जबकि DIIs लगातार बाइंग के जरिए बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यही ट्रेंड पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा है और फिलहाल इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। कमोडिटीज की बात करें तो क्रूड ऑयल WTI करीब $57 और ब्रेंट करीब $61 के आसपास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड ऊंचे स्तरों पर बना हुआ है, जबकि सिल्वर में हालिया तेज गिरावट के बाद अब स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन करीब $99,000 और इथेरियम 3,000 से $3,100 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। क्रिप्टो में भी वॉलेटिलिटी बनी हुई है और ग्लोबल क्यूज का असर यहाँ भी साफ दिख रहा है। इस पूरी हफ्ते चीन और जापान से जुड़ी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स पर भी नजर रहेगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव और बयानबाजी का असर ग्लोबल सेंटिमेंट पर। ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात करें तो केन्स टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर और इंटरग्लोब एविएशन जैसे शेयर वैल्यू टर्नओवर में सबसे एक्टिव रहे। ज्यादा टर्नओवर से ये पता चलता है कि किन शेयरों में बाजार की नजर ज्यादा है। वॉल्यूम के मामले में वोडाफोन आइडिया, GMR एयरपोर्ट्स, येस बैंक और सुज़लॉन एनर्जी सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले शेयरों में शामिल रहे। हाई वॉल्यूम अक्सर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अहम संकेत देता है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर और GMR एयरपोर्ट्स जैसे शेयरों में मजबूत बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। इससे पता चलता है कि कुछ सेक्टर्स में अभी भी निवेशकों का भरोसा बना हुआ है।
स्विगी ने अपना QIP सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और इस जरिए कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें 21 म्यूचुअल फंड्स, 8 डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनियां और करीब 50 ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया, जिससे कंपनी की ग्रोथ और बैलेंस शीट दोनों को मजबूती मिलती दिख रही है। KEC इंटरनेशनल को भारत में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए 1150 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। इसमें 765 kV ट्रांसमिशन लाइन और बड़े सबस्टेशन प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जो कंपनी के ऑर्डर बुक और रेवेन्यू विजिबिलिटी को मजबूत करते हैं। डॉक्टर रेड्डीज को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित उसकी फॉर्मुलेशन फैसिलिटी के निरीक्षण के बाद US FDA से फॉर्म 483 मिला है। इस निरीक्षण में कुल 5 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, जिन्हें कंपनी को तय समय में क्लोज करना होगा। JTL इंडस्ट्रीज ने स्टील सेक्टर में अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के तहत एक प्राइवेट कंपनी के साथ मर्जर की योजना की जानकारी दी है। इस कदम से कंपनी की मार्केट पहुंच और ऑपरेशनल ताकत बढ़ाने पर फोकस साफ नजर आता है। पेटीएम ने अपनी सब्सिडियरी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में 2,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश पूरा कर लिया है। ये निवेश राइट्स इशू के जरिए किया गया है और साथ ही कंपनी ने हाल ही में हाइट पेमेंट्स नाम का नया इन ऐप प्राइवेसी फीचर भी लॉन्च किया है। NLC इंडिया की सब्सिडियरी NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड ने PTC इंडिया लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है। ये JV रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। गोदावरी पावर ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के क्षेत्र में बड़ा विस्तार प्लान अनाउंस किया है। कंपनी 1,625 करोड़ रुपए का निवेश करके अपनी बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को 4 गुना बढ़ाने की तैयारी में है। नारायणा हृदयालय ने NH इंटीग्रेटेड केयर की क्लिनिकल सर्विसेज यूनिट को डीमर्ज कर पेरेंट कंपनी में मर्ज करने को मंजूरी दी है। इस रीस्ट्रक्चरिंग से कंपनी की हेल्थ केयर सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद मिलेगी। औरोबिंदो फार्मा की सब्सिडियरी एपिटोरिया फार्मा की तेलंगाना यूनिट को US FDA से फॉर्म 483 मिला है, जिसमें 3 ऑब्जर्वेशन दर्ज किए गए हैं। कंपनी ने कहा है कि वो इन मुद्दों को समय पर सुलझाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। ऑफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को चेनाब ब्रिज प्रोजेक्ट से जुड़े एक मामले में 243.52 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन अवार्ड मिला है। कंपनी के मुताबिक इस अवार्ड से उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पर पॉजिटिव असर पड़ने की उम्मीद है। PV और इनॉक्स ने हैदराबाद के इन ऑर्बिट मॉल साइबराबाद में 11 स्क्रीन सुपरप्लेक्स की शुरुआत की है। इसमें लक्स, PXL और 4DX जैसे प्रीमियम फॉर्मेट शामिल हैं, जिससे कंपनी की प्रीमियम ऑडियंस तक पहुंच और मजबूत होगी। SR शिपिंग ने अपनी फ्लीट क्षमता बढ़ाने के लिए एक स्ट्रैटेजिक शिपिंग कंपनी के अधिग्रहण का ऐलान किया है। इस कदम से ऑपरेशनल एफिशिएंसी और बाजार में कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। SJVN लिमिटेड की सब्सिडियरी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के बीकानेर में 100.56 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट की कुल चालू क्षमता 830.70 मेगावाट तक पहुंच गई है। बायोकॉन ने बायोसिमिलर एफ्लिबरसेप्ट को ग्लोबल लेवल पर कमर्शियलाइज करने के लिए सेटलमेंट और लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं। इसके तहत UK में जनवरी 2026 से और अन्य देशों में मार्च 2026 से लॉन्च का रास्ता साफ हो गया है। विप्रो ने गूगल क्लाउड के साथ अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत किया है। कंपनी ने जेमिनाई एंटरप्राइज को अपनाकर अपने ग्लोबल ऑपरेशंस में AI आधारित वर्कफ्लो और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया है। PSAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोर्ड ने 1,700 करोड़ रुपए तक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और रिटर्न ऑफ लोन्स को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचने की मंजूरी दी है। इस कदम से बैंक की बैलेंस शीट साफ करने में मदद मिलने की उम्मीद है। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि वेदांता का शेयर 539 से 529 रुपए के दायरे में खरीदने लायक दिख रहा है। अगर बाजार उल्टा चलता है तो नुकसान को कंट्रोल करने के लिए 513 रुपए पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी गई है, जबकि ऊपर की तरफ 576 से 503 रुपए तक जाने की संभावना बताई गई है। इस एनालिसिस के मुताबिक वेदांता में मौजूदा लेवल से करीब 11% तक का अपसाइड बनता है, मतलब रिस्क लिमिटेड रखा गया है और रिवॉर्ड ठीक ठाक है। इसलिए शॉर्ट से मीडियम टर्म के नजरिए से ये लेवल अहम माना जा रहा है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के शेयर में 640 से 628 रुपए के बीच खरीदारी की सलाह दी गई है। अगर कीमत नीचे फिसलती है तो 613 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर रिस्क को सीमित रखने की बात कही गई है। चार्ट पैटर्न के आधार पर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का शेयर 676 से 700 रुपए तक जा सकता है। इस हिसाब से स्टॉक में करीब 8% से ज्यादा का संभावित फायदा देखने को मिल सकता है।
एक्सिस सिक्योरिटीज ने अशोक लेलैंड के शेयर पर भी पॉजिटिव रुख रखा है और 163 से 160 रुपए के बीच खरीदने की सलाह दी है। अगर ट्रेड गलत दिशा में जाता है तो 155 रुपए पर स्टॉप लॉस रखने को कहा गया है। ब्रोकरेज के मुताबिक अशोक लेलैंड का शेयर 175 से 180 रुपए तक की रेंज में पहुंच सकता है। इस लेवल तक जाने पर निवेशकों को करीब 10% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है, बशर्ते बाजार का माहौल सपोर्ट करे। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में प्राइमरी मार्केट पूरी तरह से एक्टिव रहने वाला है, जहां एक तरफ 4 नए आईपीओ खुलेंगे तो दूसरी तरफ 15 कंपनियों की लिस्टिंग भी देखने को मिलेगी। इसका मतलब निवेशकों के पास नए इशू और लिस्टिंग दोनों से जुड़े मौके रहेंगे। मेन बोर्ड से KSH इंटरनेशनल आईपीओ निवेशकों के लिए खास रहने वाला है, जो 16 दिसंबर को खुलेगा और 18 दिसंबर को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 365 से 384 रुपए रखा गया है और कुल इशू साइज 710 करोड़ रुपए का है, जिसमें फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों शामिल हैं। एसएमई सेगमेंट में नेपट्यून लॉजिटेक आईपीओ 15 से 17 दिसंबर के बीच खुलेगा, जिसका फिक्स्ड प्राइस 126 रुपए है। ये पूरी तरह फ्रेश इशू है और इसका साइज करीब 46.62 करोड़ रुपए का है, जो एसएमई निवेशकों के लिए छोटा लेकिन फोकस्ड इशू माना जा रहा है। ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स इंडिया आईपीओ 17 से 19 दिसंबर के बीच खुलेगा और इसका प्राइस बैंड 74 से 78 रुपए तय किया गया है। ये एसएमई बुक बिल्ड इशू है और पूरा पैसा कंपनी की ग्रोथ जरूरतों के लिए फ्रेश इशू के तौर पर जुटाया जाएगा। मार्क टेक्नोक्रैट्स आईपीओ भी 17 दिसंबर को खुलेगा और 19 दिसंबर को बंद होगा, जिसमें 88 से 93 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है। ये एसएमई बुक बिल्ड इशू, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। लिस्टिंग की बात करें तो मेन बोर्ड से वेकफिट इनोवेशंस आईपीओ और कोरोना रेमेडीज आईपीओ 15 दिसंबर को बाजार में डेब्यू करेंगे। इसके अलावा नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज आईपीओ और पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ 17 दिसंबर को एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होंगे। एसएमई सेगमेंट में केवी टॉयज इंडिया आईपीओ, प्रोडॉक्ट सॉल्यूशंस आईपीओ और रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट्स आईपीओ 15 दिसंबर को लिस्ट होंगे। वहीं अनीसेम एग्रीटेक आईपीओ और शिफ्ट वेव्स ऑनलाइन आईपीओ 17 दिसंबर और पैटरसन एग्रो इंडिया आईपीओ व एचआरएस एल्यूग्लेज आईपीओ 18 दिसंबर को बाजार में एंट्री करेंगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया का तीसरा सबसे प्रतिस्पर्धी देश बन गया है। इस रैंकिंग में भारत से आगे सिर्फ यूएस और चाइना है, जो भारत की ग्लोबल टेक पोजीशन को मजबूत दिखाता है। ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के अनुसार भारत को 21.59 का स्कोर मिला है, जबकि यूएस का स्कोर 78.6 और चाइना का 36.95 रहा है। भले ही भारत को अभी लंबा सफर तय करना हो, लेकिन उसने जापान, यूके, जर्मनी और साउथ कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में ग्लोबल टेक जायंट्स ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश का ऐलान किया है। अमेजॉन ने 2030 तक $35 बिलियन और माइक्रोसॉफ्ट ने $17.5 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है, जो भारत के लिए बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि एमएसएमई लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक किया जाए, ताकि ब्याज दरों का फायदा सीधे और जल्दी ग्राहकों तक पहुंचे। इससे एमएसएमई सेक्टर को सस्ते और ट्रांसपेरेंट लोन मिलने में मदद मिलेगी। एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम के तहत लोन की रीसेट पीरियड को घटाकर 3 महीने कर दिया गया है। इसका मतलब है कि ब्याज दरों में बदलाव का असर अब जल्दी एमएसएमई ग्राहकों को दिखेगा। सरकार ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को लागू करते वक्त एमएसएमईज को कई तरह की छूट दी है, ताकि घरेलू प्रोडक्शन में कोई रुकावट न आए। माइक्रो एंटरप्राइजेस को 6 महीने और स्मॉल एंटरप्राइजेस को 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। एमएसएमईज को बीआईएस मार्किंग फीस में भी बड़ी राहत मिलेगी, जहां माइक्रो एंटरप्राइजेस को 80%, स्मॉल को 50% और मीडियम को 20% की छूट मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को अतिरिक्त 10% की राहत भी दी गई है। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज के जरिए छोटे उद्योगों को बिना ज्यादा गारंटी के लोन मिल सकेगा। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक के एमएसई लोन पर कोलैटरल लेने की शर्त भी खत्म कर दी गई है। आरबीआई के इंटरेस्ट रेट कट की वजह से एफडी के रिटर्न दबाव में है, लेकिन एफडी आज भी सेफ्टी और लिक्विडिटी के मामले में मजबूत ऑप्शन है। जरूरत पड़ने पर एफडी आसानी से तोड़ी जा सकती है और 5 लाख रुपए तक का डीआईसीजीसी इंश्योरेंस इसे आम निवेशक के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाता है। बॉन्ड्स में एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसके साथ क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क जुड़े होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स ज्यादा सेफ होते हैं, जबकि AAA रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 7 से 8.5% तक का रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन लोअर रेटिंग बॉन्ड्स में डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाता है।
अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं तो पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बॉन्ड्स या डेट म्यूचुअल फंड्स में डालना सही हो सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी पूरी सेफ्टी और तुरंत पैसा निकालने की सुविधा है तो एफडी अभी भी आपके लिए बेहतर और भरोसेमंद विकल्प है। साल 2025 में ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर लेऑफ्स देखने को मिले हैं, जहां 1,20,000 से ज्यादा नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। ये दिखाता है कि एआई आधारित बदलाव